नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति तथा राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति तथा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आदि पे चर्चा किया है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो आर्टिकल 123 में दी गई है। इस पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123। इसका मतलब है जो अध्यादेश है अस्थायी विधि है। ये जो अध्यादेश है राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, यह एक अस्थायी विधि है। राष्ट्रपति इसे जारी करता है। यह अधिनियम के समान शक्ति एवं सीमाएं रखता है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? हमने अध्यादेश बताया कि एक अस्थायी विधि है, राष्ट्रपति जारी करता है। यह अधिनियम की समान शक्ति एवं सीमाएं रखता है। इसको देखा हमने। अब देखते हैं कब जारी किया जाता है, यानी संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो तब अध्यादेश जारी हो सकता है। संसद का एक सदन न चल रहा हो, ऐसा तत्काल किसी विषय पर विधि बनाने की आवश्यकता हो कि ऐसा तत्काल किसी विषय पर विधि बनाना है, तब भी अध्यादेश जारी हो सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी किया जाता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 123 में ये बातें बताई गई हैं। अब अध्यादेश की शक्ति क्या है? यह एक अधिनियम के समान है। शक्ति एवं इनकी सीमा, जो शक्ति एवं इनकी सीमा है, अध्यादेश की शक्ति एक अधिनियम के समान है। यानी कोई अध्यादेश अधिनियम वो विधेयक है, यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता तो अधिनियम बन जाता है। तो अधिनियम के समान ही इसमें शक्ति एवं सीमा भी है इस अध्यादेश में। अब अध्यादेश कितने समय तक लगता है, यानी कितने समय तक? अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। जारी होने के बाद संसद के सदन के सत्र में उसे रखा जाएगा, चाहे उसे समाप्त कर दे चाहे उसे पारित कर दे। यदि पारित कर देते हैं उस अध्यादेश को तो वह अधिनियम बन जाएगा। यदि उसे समाप्त कर देंगे तो वह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्र प्रारंभ के 6 सप्ताह के भीतर पारित करना होगा उसे, अन्यथा अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। जो अध्यादेश संसद में रखा जाता है, यदि उसे पारित कर दिए तो अधिनियम बन जाएगा। यदि पारित नहीं करते हैं तो यह समाप्त हो जाएगा। यदि उस पर चुप रहते हैं सत्र प्रारंभ के 6 सप्ताह के भीतर, यानी लगभग 40-45 दिन के भीतर, यदि उसे पारित नहीं करते हैं तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अधिकतम आयु एवं समय देखते हैं तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह। नोट एक है, जो सत्र सदन में बाद में चालू है उस प्रारंभ, जो सदन चल रहा है जब वह प्रारंभ होता है तब से 6 सप्ताह तक, यानी 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक यह हो सकता है। अध्यादेश की कुछ सीमाएं देख लेते हैं जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी सीमाएं हैं, जैसे एक अस्थायी विधि है, हमने बताया यह एक अस्थायी विधि है। वैकल्पिक है, विधायिका के समांतर यह नहीं है, एक वैकल्पिक विषय है कि ऐसा हो सकता है कि भाई किसी के प्रति अध्यादेश जारी कर कोई नियम बनाया जाता है अचानक, तो यह एक विकल्प के रूप में ही, क्योंकि अस्थायी है। अधिनियम की सीमाएं इस पर भी लागू हों। इसकी सीमाएं जो हैं, जो अधिनियम की सीमाएं हैं, अध्यादेश पर ही लागू हों। इसे बाद में संसद द्वारा 6 सप्ताह में पारित करना चाहिए, नहीं तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश संघ सूची एवं समवर्ती सूची विषय के पास है, यानी के पास है, परे है। यानी यह जो अध्यादेश है संघ सूची और समवर्ती सूची से परे है, विषय से परे है।
इसके बाद देखते हैं, क्या अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? क्वेश्चन है, क्या अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। एक केस आया था, कूपर केस 1970 ईस्वी में यह आया था। इसमें कहा गया कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बार बार एक ही विषय पर अध्यादेश नहीं, यानी बिना पारित कराए बार बार एक ही विषय पर अध्यादेश नहीं हो सकता, जारी किया जा सकता, यानी प्रयास किए जा सकते हैं। एक केस था, क्योंकि वाधवा केस में कहा गया कि आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बार बार एक ही विषय पर अध्यादेश नहीं, एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो लेकिन प्रयास कर सकते हैं। एक केस आया था, वाधवा केस में कहा गया प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जारी नहीं कर सकते। अध्यादेश संविधान संशोधन के लिए नहीं ला सकते, यानी सोचा जाए कि संविधान में संशोधन करना है, इसके लिए अध्यादेश जारी किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अध्यादेश संविधान संशोधन के लिए नहीं ला सकते हैं। आपातकाल ला सकते हैं, यानी आपातकाल के समय में यदि आपातकाल है तो इसके विषय में अध्यादेश ला सकते हैं। एक 38वां संविधान संशोधन होता है 1975 ईस्वी में। अध्यादेश न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, ऐसा इसमें कहा गया कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन आता है 1978 ईस्वी में। तो इसमें जो अध्यादेश न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, इसको निरस्त कर दिया गया। फिर से कहा गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन में कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसके बाद देखते हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है। तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है ये क्या है? इसका वीटो मतलब, इस वीटो का मतलब है रोकना, यानी मना करना। यानी इसकी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? वीटो का अर्थ होता है रोकना, यानी मना करना। तो इसके कई प्रकार हैं वीटो के। एक है आत्यांतिक वीटो, यानी पूर्ण रूप से मना करना। कोई विधेयक है, इस पर यदि आप पूर्ण रूप से मना करते हैं तो यह विधेयक समाप्त हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया भारत और ब्रिटेन में है। यानी आत्यांतिक वीटो का मतलब है पूर्ण रूप से मना कर देना। यदि किसी विधेयक को पूर्ण रूप से यदि मना कर देता तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। विशेषिक वीटो, यानी इसे एक विशेष बहुमत द्वारा समाप्त कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया यूएसए में है, भारत में नहीं है। ये विशेषिक वीटो है। एक वीटो है निलंबनकारी वीटो, यानी इसको साधारण बहुमत से इसको समाप्त कर सकते हैं, जैसे भारत और फ्रांस में देखने को मिलता है निलंबनकारी वीटो। एक है पॉकेट वीटो, इसका मतलब है विधेयक पर अनिश्चित समय तक निर्णय नहीं होता है। ऐसी प्रक्रिया भारत में है। तो 4 प्रकार की वीटो पावर शक्ति है। एक आर्टिकल है 111, इसमें हमने तो आगे बताया है कि विधेयक पर निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं। आर्टिकल 111 में दिया गया है कि या तो इसे स्वीकार कर सकता है, इसके लिए निर्णय सुरक्षित करना यानी अस्वीकार करना, या आत्यांतिक वीटो है। पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, यदि पुनः पारित पर हस्ताक्षर हेतु बाध्यकारी हमने बताया था, या निलंबनकारी वीटो है। आपको दोबारा इस पर साइन हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। विधेयक पर निर्णय न लेना, यानी यह पॉकेट वीटो है, यह अनिश्चित काल तक रहता है। यह आर्टिकल 111 में कहा गया। जो आत्यांतिक वीटो है, जो हमने बताया था, जो आत्यांतिक वीटो है जो भारत ब्रिटेन में है, तो इसका मतलब है कि आप सीधा मना कर रहे हैं कि निर्णय सुरक्षित है, यानी अस्वीकार करना। यदि आप
किसी भी विधेयक को मना कर देता हूँ सीधे समाप्त हो जाएगा विधेयक समाप्त हो जाएगा। जैसे गैर सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, यानी इस पर इसका प्रयोग हो सकता है। यानी जो आत्यंतिक वीटो है इसका प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर हो सकता है। कोई निजी हो इस पर भी विधेयक समाप्त हो जाएगा, आत्यंतिक वीटो का प्रयोग हो सकता है। जब विधेयक पर हस्ताक्षर से पहले मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या लोकसभा विघटित हो जाए तो नई मंत्रिपरिषद विधेयक पर हस्ताक्षर न करने की सलाह दे, तब यह आत्यंतिक वीटो का प्रयोग हो सकता है कि वह अस्वीकार कर देगा और वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो वो मंत्रिपरिषद जो लाई थी वीटो, मतलब जो विधेयक, वो तो मंत्रिपरिषद रही नहीं, विघटित हो गई या त्यागपत्र दे दिया। तो नई मंत्रिपरिषद विधेयक पर हस्ताक्षर न करने की सलाह देता है कि आप इस पर हस्ताक्षर ना करें, तो यह इसको अस्वीकार करता है और विधेयक समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये जो नई मंत्रिपरिषद है यही कहेगी आप इस पर हस्ताक्षर ना करिए। जैसे उदाहरण देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय था जो राष्ट्रपति थे, तब पेप्सू विनियोग विधेयक था तो आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था, यानी इसको अस्वीकार किया गया था। डॉक्टर वेंकटरमन 1991 ईस्वी में यानी संसद सदस्य वेतन भत्ते एवं संशोधन विधेयक पर अस्वीकार किया था, इसमें भी आत्यंतिक वीटो का ही प्रयोग किया गया था। इन दोनों ने किया था। अब देखते हैं निलंबनकारी विधेयक क्या है। यानी राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, साथ में संदेश भी भेजता है। संसद पुनर्विचार करती है, संशोधन करे चाहे न करे, इस पर पुनर्विचार करती है और इसे पारित कर देती है साधारण बहुमत के द्वारा। तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। हमने इसको बता भी दिया है, पुनर्विचार के बाद तो वो बाध्यकारी है ही है, इनको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। इसके बाद राष्ट्रपति थे, एक उदाहरण देखते हैं, राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम ने। संसद में अयोग्यता निवारण अधिनियम आया था, इस पर यह वीटो धन विधेयक पर, ये तो अयोग्यता निवारण अधिनियम पर, इस पे एपीजे अब्दुल कलाम ने पुनर्विचार के लिए भेजा था। एक उदाहरण है इसका पुनर्विचार का। और निलंबनकारी जो विधेयक है यह वीटो धन विधेयक पर नहीं लगाया जा सकता। कोई धन विधेयक है लोकसभा में जो पारित होता है, इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। जो पॉकेट वीटो है, ये क्या है? जो पॉकेट वीटो है इसका मतलब है भारत में विधेयक पर, बिल पर, यानी जो विधेयक बिल है, जो भारत में विधेयक बिल पर निर्णय के लिए कोई समय सीमा नहीं है। ये राष्ट्रपति की कोई समय सीमा नहीं है विधेयक पर निर्णय के लिए। अनिश्चित काल के लिए जब राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते हैं तो इसे ही पॉकेट वीटो कहा जाता है, यानी जेब में रख लेना उस विधेयक को। उदाहरण था राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जब उन्होंने भारतीय डाक अधिनियम पर ऐसा किया था। संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है इस पर वीटो नहीं लगाया जा सकता पॉकेट वीटो का। लेकिन भारतीय डाक अधिनियम पर ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। एक नोट देख लीजिए, राज्य की विधानमंडल राष्ट्रपति का वीटो नहीं काट सकती है। यानी जो राष्ट्रपति वीटो करता है, कोई राज्य की विधानमंडल का कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जब आरक्षित करता है, राज्यपाल जाता है राष्ट्रपति के पास, तो वह वीटो, राष्ट्रपति का वीटो राज्य की विधानमंडल नहीं काट सकती। तो ये थी राज्यपाल की, वो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। इसके बाद अब देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है ये आर्टिकल 72 में दी गई है, जिसे न्यायिक शक्ति कहते हैं। यानी राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है यह आर्टिकल 72 में दिया गया है। एक आर्टिकल है 50। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है।
जो डीपीएसपी ने बताया है कि राज्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया गया है, इसको हमने बताया है। तो क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। तो आर्टिकल 72 कहता है कि क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश को लघुकरण, परिहार एवं निलंबन की शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। यानी राष्ट्रपति दंडादेश को लघुकरण, परिहार एवं निलंबन आदि कर सकता है राष्ट्रपति। इसके दो रूप हैं, विधि प्रयोग में न्यायिक त्रुटि में सुधार करके, यदि राष्ट्रपति की नज़र में सजा कठोर है तो उसे कम कर सकता है। यानी दो रूप से यह क्षमादान की शक्ति इसकी है। तो देखते हैं क्षमादान क्या है। जो आर्टिकल 72 में क्षमादान, संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दंड, सैन्य न्यायालय से दंड, दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो, यानी संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के लिए यदि किसी को दंड मिला है, सैन्य न्यायालय से यदि दंड मिला है, दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति क्षमा इसको कर सकता है, यानी क्षमा कर सकता है। क्षमा जो देता है, चाहे पूर्ण क्षमा हो, यानी किसी भी सजा को, चाहे मृत्युदंड हो, चाहे कारावास हो, बंदी हो, चाहे इसको मुक्त कर सकता है। यानी क्षमा का मतलब पूर्ण क्षमा कर सकता है या लघुकरण कर सकता है, यानी सजा की प्रकृति को बदल देना, यानी जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना, यानी लघुकरण कर सकता है, क्षमा कर सकता है, यानी पूरी तरह से माफ कर सकता है। क्षमा करना, लघुकरण करना और परिहार भी कर सकता है, यानी प्रकृति को बिना बदले सजा कम करना, यानी जैसे 10 वर्ष कठोर कारावास से 5 वर्ष कठोर कारावास कर देना, ये परिहार हो गया। विराम कर सकता है, यानी विशेष परिस्थिति से सजा को कम करना, जैसे गर्भवती महिला है, मृत्युदंड से इसे कारावास में कर देना, या विराम है, इसे विराम कर दो, रोक दो। प्रतिलंबन भी कर सकता है, यानी दंडादेश के प्रारंभ को अस्थायी रूप से रोकना, प्रतिलंबन कर सकता है। इसकी समझ आने से शक्तियाँ। क्षमादान की शक्ति पर सीमा एवं कुछ नियम बने हैं, इसी के आधार पर ही क्षमा कर सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्णय लेगा, यानी जो एक केस था मारूराम वर्सेज भारत संघ और धनंजय वर्सेज पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इस केस के द्वारा यह बताया गया जो यह शक्ति है राष्ट्रपति की क्षमादान की, इसको मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही निर्णय लेगा राष्ट्रपति। इसकी कुछ प्रक्रिया हैं, यानी जब वह याचिका दायर करेगा तो गृह मंत्रालय इसको स्वीकार करेगा, संबंधित रूप से उस पर सलाह दी जाएगी मंत्रिमंडल की। तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल जब सलाह परामर्श देता है तो सलाह के आधार पर राष्ट्रपति निर्णय करेगा कि इसकी क्षमादान में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि क्षमा करना है, कि लघुकरण करना है, कि परिहार करना है, कि विराम करना है, कि प्रतिलंबन करना है। ऐसा इस पर निर्णय राष्ट्रपति लेता है। इसके बाद आर्टिकल 174 है, 72 के बाद 74 है। तो 42वां संविधान संशोधन एक हुआ था, उसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी है। राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है इसे मानना बाध्यकारी है। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन होता है, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, लेकिन पुनः सलाह संशोधन बिना संशोधन कोई भी हो, लेकिन यदि पुनः सलाह के लिए आता है, भेजता है, तो आने पर फिर राष्ट्रपति सलाह पर बाध्यकारी है, यानी इसको सलाह मानना ही होगा। इसके बाद देखते हैं याचिका मौखिक नहीं और दोबारा नहीं। ये क्या है? यानी याचिका मौखिक नहीं और दोबारा नहीं।
यानी जो एक बार याचिका दायर कर दिया दोबारा वह नहीं कर सकता। यानी आप मौखिक नहीं कह सकते हैं, लिखित होगा। यानी राष्ट्रपति को इस शक्ति के प्रयोग हेतु किसी न्यायालय से दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय का कारण बताने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति संसदों को पुनः मतलब ये जो साक्ष्यों को पुनः देख सकता है, जो साक्ष्य हैं जो जिसके आधार पर उससे सजा हुई है, तो राष्ट्रपति साक्ष्यों को पुनः देख सकता है। क्षमादान न्यायिक समीक्षा से समानता बाहर है यह, क्योंकि साक्ष्य देखना कोई न्यायिक समीक्षा नहीं है, इससे बाहर है यह साक्ष्यों का देखना। निर्णय की समीक्षा नहीं करता है, लेकिन प्रक्रिया की समीक्षा हो सकती है कि आपने किस प्रक्रिया के माध्यम से आपने इसको दंड दिया है, सजा दी है। यानी जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, इस निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकता राष्ट्रपति, लेकिन उसकी प्रक्रिया में समीक्षा कर सकता है। इसके बाद क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है। जो क्षमादान की शक्ति है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है यदि निर्णय राजनयिक, जातिगत, धार्मिक आश्रय से किया गया है, तो इस निर्णय पर जो न्यायिक शक्ति है क्षमादान की, इस पर समीक्षा की जा सकती है। सत्रहन के दौरान जो सत्रहन है, इसके एक सत्रहन चौहान है, एक सत्रहन चौहान एक केस है कि सत्रहन चौहान वाद आया था इस केस। इसमें दया याचिका से निपटने में समीक्षा का ध्यान रखा गया था कि जो दया की याचिका है इसे निपटाने में समीक्षा को ध्यान में रखा गया था। एक केस था सत्रहन चौहान वाद, इसमें दया याचिका, एक दया की याचिका थी, इस पर समीक्षा का ध्यान रखा गया था। एक आर्टिकल है 143 इसमें राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। और 124 कहता है आर्टिकल कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो 217 कहता हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।